नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासीन, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के हेडलाइंस पर। दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने जोगी ताकत, पीएम मोदी पर किया जमकर हमला। ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने के फैसले पर भाजपा ने किया समर्थन, ममता पर लगा तुष्टीकरण का आरोप। चुनाव से पहले बंगाल में फिर बवाल, नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत, पार्टी ने टीएमसी के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रियंका गांधी बोली, हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ लहर, देश में महंगाई बेरोजगारी का अंडरकरंट, आएगा बदलाव। स्मृति ईरानी ने लगाया गंभीर आरोप, कहा स्वाति मालीवाल संग सीएम हाउस में हुई बदसलूकी, केजरीवाल चुप क्यों। पीएम मोदी के तंज पर अखिलेश ने किया पलटवार, कहा शहजादा देंगे शह और जनता देगी मां। अब शिवराज की बछवाड़ी 2 चरण पहले ही बता दिया, अकेले कितनी सीट जीत रही है बीजेपी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा है कि पीएम मोदी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है। तो पीएम मोदी ने 30 सेकंड सोचा और फिर वो कहते हैं कि क्या मैं सबको गरीब कर दूं। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा, वो एक चमचे ने पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा, फिर कहते हैं क्या मैं सबको गरीब कर दूं? लोकसभा चुनाव के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी सरकार की ओर से साल 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले में ओबीसी के तहत मुसलमानों को दिए गए आरक्षण को भी निरस्त कर दिया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। वहीं जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। हम सब जानते हैं कि आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो मुस्लिम को ओबीसी का आरक्षण यानी ओबीसी कोटा सब कैटेगरी में जो आरक्षण दिया जा रहा था उसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। साथ ही साथ जो ओबीसी सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स को दिया जा रहा था 2010 से लेकर के 2024 तक, उसको भी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। ये दोनों ही जजमेंट्स, ये दोनों ही जो फैसले आए हैं, ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी और एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम लीग के एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चुनाव में बड़े स्पष्ट शब्दों में इस विषय को उठाया कि किस तरीके से ये इंडी गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन, ये ममता, ये राहुल गांधी, ये बाकी सारे टोला जो है, ये किस तरीके से घमंडिया गठबंधन के तहत एक तुष्टीकरण की नीति और तुष्टीकरण के साथ साथ ये सब लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 25 मई को छठे चरण के मतदान से पहले एक बार फिर हिंसा हुई है। राज्य के नंदीग्राम में बीजेपी टीएमसी वर्कर्स के बीच हिंसा की खबर सामने आई है। बीजेपी ने दावा किया है कि बुधवार रात नंदीग्राम में पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। इसे लेकर बीजेपी ने आज नंदीग्राम में विरोध मार्च निकाला है। वहीं टीएमसी ने हमले के आरोपों से इनकार कर दिया है।
वो कल यहाँ पे वो जो तोलामूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, वो जो भाईपो जो है कोयला चोर भाईपो, वो यहाँ पे आया था। आके हमारा जो यहाँ पे जो नंदीग्राम शांत था, वो शांत को अशांत करके गया है। इसका फल हमने देखा है कि अभी हमारा एक कर्मी अभी मर्डर हो गया है और 2 कलकत्ता में वहाँ पे भर्ती हुआ है नर्सिंग होम में, और साथ हमारा जो कार्यकर्ता है वहाँ पे नंदीग्राम हॉस्पिटल में भर्ती है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने हमला बोलते हुए कहा है कि झारखंड के सीएम और उनके सहयोगियों द्वारा जेल में फोन से बीजेपी के लोगों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं और चुनाव को प्रभावित करने के लिए संपर्क किया जा रहा है। सभी को ईडी और सीबीआई को अपनी हिरासत में लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के बाहर के लोगों को लगातार धमकी दी जा रही है। लगातार चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो जेल में बंद हैं और उनके जो गुर्गे जेल में बंद हैं, जिनका कि देवघर में इंटरेस्ट है, वो सभी लगातार संपर्क कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा है कि सीबीआई और ईडी को, चूंकि ईडी के कस्टडी में है, जेल के सारे फोन को अपने कस्टडी में लेना चाहिए और जो फेस टाइम पर बातचीत हो रही है उसको टेप करना चाहिए। हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ एक लहर है। लोग बीजेपी की राजनीति से थक गए हैं, बेरोजगारी बहुत हो गई है, महंगाई चरम पर है, इसलिए अब बदलाव आएगा। हरियाणा में तो एकदम एक लहर है बीजेपी के खिलाफ। पूरे देश भर में ये अंडर करंट है। लोग थक गए इनकी राजनीति से। ये जो सत्ता की राजनीति है, जो कुछ भी कर लेंगे सिर्फ सत्ता के लिए, लेकिन जनता को नकारने वाली राजनीति है। बेरोजगारी बहुत हो गई है, महंगाई बहुत चरम पे है और लोग थक चुके हैं। बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री यूपी के सिद्धार्थनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ये विपक्ष घमंडिया गठबंधन बनाकर आगे बढ़ रहा है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको बहुमत मिला तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? शरद पवार, लालू यादव, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी या फिर कोई और? भाइयों बहनों, ये विपक्ष एक घमंडिया गठबंधन बनाकर आगे बढ़ा है। मैं आज यहां से राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मगर देश की जनता जानना चाहती है कि आपको अगर बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? कोई दिखाई पड़ता है भाई आपको? दिल्ली पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करने वाली, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी भड़क गई हैं। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। आतिशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक की अपनी सबसे घटिया और नीच चाल चली है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बुजुर्ग माता पिता के पीछे पुलिस को लगा दिया है। लेकिन आज जब उनके माता पिता पर अत्याचार किया जा रहा है, जब दिल्ली पुलिस को उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता की पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है आज सारी हदें पार हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की माता की उम्र 76 साल है। उनकी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले तक वो लंबे समय तक अस्पताल में थे। उनकी ये तबीयत की हालत है कि वो ज्यादा चल नहीं पाती हैं, अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाती। उनके पिताजी की उम्र 85 साल है, बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं, उनको दिखता भी कम है, उनको सुनाई भी कम देता है। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री इस हद तक गिर गए हैं कि बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट करने के मामले में बीजेपी हमलावर है। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो इस मामले पर चुप्पी को साधे हुए हैं। स्मृति ईरानी ने पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि स्वाति मालीवाल की पिटाई के दौरान सीएम केजरीवाल के आवास पर उनके अलावा परिवार और स्टाफ का कौन सा सदस्य था, ये जानकारी तो सिर्फ मालीवाल और केजरीवाल ही दे सकते हैं। मैंने आज अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जो मनीष सिसोदिया के संदर्भ में हाईकोर्ट का जजमेंट आया उसके संदर्भ में किया है। आम आदमी पार्टी न सिर्फ भ्रष्ट है, बल्कि आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता अपने ही सीएम के घर में असुरक्षित है। तो चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो
या महिला सुरक्षा का मुद्दा हो। आपने जिनका उल्लेख किया वो तो प्रथम व्यक्ति हैं जो सार्वजनिक इस विषय पर बोल रही हैं। मेरी अपील है, दिल्ली की जनता मनीष सिसोदिया जी के संदर्भ में जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया वो भी पढ़े, और दिल्ली की जनता ये भी पूछे कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में महिला असुरक्षित है तो वो देश में महिला सुरक्षा पर टिप्पणी किस मुंह से कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ स्थित कुंटा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया द्वारा समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के मामले पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा है कि हम राजा के समर्थन से नहीं अपने बल पर चुनाव जीतेंगे, हम लोग अपने संगठन के बल पर चुनाव जीतेंगे। छठे चरण का प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रही है। मोदी जी की बीजेपी की लहर चल रही है। विपक्ष दिग्भ्रमित है, कहने को कुछ नहीं है। जिस ढंग से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की रैलियों में उत्पात हो रहा है, गुंडे उत्पात कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि जब जब इस सत्ता में रहे होंगे तो क्या हाल प्रदेश का रहा होगा। गुंडों की गिरफ्त में प्रदेश को सौंपने का काम समाजवादी पार्टी की सरकारों में रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी आखिरकार लोकसभा चुनाव में नजर आ गए हैं। वो आज सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र पहुंचे और अपनी मां मेनका गांधी के पक्ष में प्रचार किया। एक जनसभा में वरुण गांधी ने कहा कि जितने भी लोग यहाँ हैं, अगर उनको कोई भी दिक्कत हो तो मैं अकेला नहीं हूँ। वो अपने आप को अकेला नहीं समझे। मैं आपको सुरक्षा कवच देने आया हूँ। जिसके पास माता जी का नंबर है, उनके पास और भी बड़ा सुरक्षा कवच है। पूरे देश में 543 स्थान पे चुनाव हो रहे हैं। कई जगह बड़े बड़े अनुभवी लोग, बड़े बड़े करिश्माई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक ही क्षेत्र है पूरे देश में जाके सांसद को ना कोई सांसद जी बुलाता है, ना कोई मंत्री जी बुलाता है, ना कोई उनको नाम से बुलाता है। पूरे क्षेत्र में लोग माता जी के नाम से बुलाते हैं। माँ जो होती है वो परमात्मा के बराबर एक शक्ति होती है, क्योंकि जब पूरे दुनिया साथ दे या ना दे, माँ कभी साथ नहीं छोड़ती। और आज मैं केवल अपने माँ के लिए समर्थन जुटाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सुल्तानपुर की माँ के लिए समर्थन जिंदाबाद। माँ की जो परिभाषा होती है वो होती है वो शक्ति जो सबकी रक्षा करे, जो भेदभाव ना करे, जो काम आए मुश्किल में, और जो निरंतर अपने हृदय में सबके लिए प्यार रखे। लोकसभा चुनाव के 5 चरण के मतदान के बाद छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार में सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहे हैं। कई मंचों पर पीएम मोदी ने दोनों ही नेताओं को शहजादा कहकर संबोधित किया है। अब अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में देखिएगा कि शहजादे शह देंगे और जनता इन्हें मात देगी। और जो कहते हैं शहजादे कहना थक नहीं रहे हैं। इस बार शहजादे उन्हें शह देने वाले हैं और ऐसी मात देंगे कि आप देखिएगा उनकी गिनती कहां पहुंच जाती है नीचे। कांग्रेस यूपी इकाई के अध्यक्ष और वाराणसी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने कहा है कि हर चरण में इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है। ये आंधी है जो 7वें चरण में तूफान और सुनामी का रूप ले लेगी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि रोज रोज वाराणसी आकर माहौल बदल देंगे या फिर यहाँ के लोगों को खरीद लेंगे, उनको ये भारी पड़ने वाला है। देखिए, हर चरण में इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है। पहले चरण से लेकर छठवें चरण तक मैं इतना कहूँगा कि ये पूरी तरीके से आंधी है। आंधी 7वें चरण में ये तूफान का रूप ले लेगी। तूफान, सुनामी। 7वां चरण आते आते ये सुनामी हो जाएगी। और मैं बता दूं कि ये जो ये सोच रहे हैं लोग ना कि हम रोज रोज आकर बनारस में बदल देंगे या यहाँ हम लोगों को खरीद लेंगे,
उतने इनको भारी पड़ने वाला है। यूपी के आजमगढ़ में भाजपा के इस आरोप पर कि इंडिया गठबंधन पार्टियों की राज्य सरकारों ने धर्म के आधार पर आरक्षण शुरू किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा है कि आरक्षण सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। बीजेपी आरक्षण खत्म करने जा रही है। क्या संसद संशोधन नहीं कर सकती है? भाजपा खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो इंडिया गठबंधन ऐसा करेगा। पढ़े लिखे ओबीसी आरक्षण है जो आर्थिक रूप से आधार पर वो आरक्षण है। फिर बीजेपी जो ये आरोप लगाती है कि इंडिया अलायंस की कई राज्य की सरकारें धार्मिक आधार की व्यवस्था को शुरू किया जिसका इजाजत संविधान नहीं देता है। देखिए, आरक्षण ओबीसी जातियों का ही हुआ है, मुस्लिम जातियों को भी उसमें लिया गया ओबीसी के अंदर, ऐसा नहीं है। हमारी शिकायत ये है कि अगर एक हिंदू धोबी को आरक्षण मिल सकता है तो मुसलमान धोबी को क्यों नहीं मिलता? ये तो सन 52 से, क्या धर्म के आधार पे नहीं है? लेकिन धर्म के आधार पर संविधान इजाजत नहीं देता है। संविधान ने पहली पेज पे लिख दिया कि हिंदू धोबी को तो आरक्षण है, मुस्लिम धोबी को नहीं है। ये धर्म के आधार पर है नहीं? आप बता दो। तो इसे अनुचित मानते हैं आप ना? गलत है, बिल्कुल गलत है। आरक्षण होना चाहिए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर। कौन जातियां सबसे नीचे जा रही हैं, कौन जातियां पीछे हैं, किसको समाज ने सप्रेस किया है? फिर तो संविधान में संशोधन की जरूरत है। हम काम नहीं करते संशोधन का, बीजेपी वाले करते हैं। ये तो आरक्षण ही खत्म करने जा रहे हैं। कैसे मिले फिर आरक्षण? अगर धोबी मुसलमान कोई है, धोबी हिंदू कोई है, दोनों धोबी है, दोनों को आरक्षण मिले। आप कहते हैं संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है कि हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को नहीं, तो ये बराबरी का हक कैसे हासिल होगा फिर? देखिए, वो यहाँ के सरकारें करेंगी, पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट से संशोधन तो हो सकता है। कौन सी सरकार? क्या कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? और ये क्योंकि बीजेपी तो खुली भी मुसलमानों के विरोधी है, ये अगर करेगी तो गठबंधन की सरकार करेगी। तो उम्मीद है गठबंधन की सरकार आएगी तो संविधान में संशोधन कर, हमें ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह गठबंधन सरकार न्याय मिलेगा। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर 48 घंटों बाद वोटिंग होनी है। अब तक चुनाव प्रचार से दूर रहे वरुण गांधी भी आज अपनी मां के लिए कैंपेन कर रहे हैं। इससे पहले वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर भाजपा उम्मीदवार मेनका गांधी ने स्पष्ट जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि काबिलियत से रास्ता बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बड़ा नेता बनाने की कोशिश हो रही है, वरुण गांधी को मौका नहीं मिला है। इस पर जवाब देते हुए मेनका ने कहा है कि सबके अपने अपने रास्ते हैं, अपनी अपनी किस्मत है। सबकी अपने अपने रास्ते हैं, अपनी अपनी किस्मतें हैं। इससे ज़्यादा क्या बोलूँगी मैं? लेकिन अपॉर्चुनिटी का भी कहीं खेल है, क्योंकि आप भी गांधी परिवार से आती हैं। बेटा, अगर काबिलियत है तो सब अपना रास्ता ढूंढेंगे। तो आपको लगता है ऐसा हमें भी मैं एक और दूसरे की काबिलियत पर कभी बोलती नहीं हूँ। सबके अपने अपने रास्ते हैं, सबके अपने अपने तरीके। मैं खाली सुल्तानपुर का देख रही हूँ, मुझे आगे पीछे मैंने देखा भी नहीं। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसे लग रही है। इन 5 चरणों के मतदान में 315 से 325 सीटों के आसपास एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है। इस बार उनके गठबंधन यानी कांग्रेस की एक सीट भी हमारे खाते में आ रही है। कोई बात नहीं, नादानी में लोग ऐसी हरकतें करते हैं। भाई, दिन कितने बचे हैं और ऐसे में थोड़ा सा सब्र। और कितना, आज 23 तारीख हो गई है, 23 तारीख आज हो चुकी है, 23 तारीख आज हो चुकी है और महज 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। इतना मैं बता दूं, और ये जानकारी आप सबके पास भी आ रही होगी कि जो 5 चरण का मतदान हुआ है, इन 5 चरण के मतदान में 315 से 325 सीटों के आसपास। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अकेले 370 सीटें हासिल करेगी और एनडीए के साथ हमें 400 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी के साथ उन्होंने ममता सरकार पर भी हमला बोला है। उनकी वोट बैंक की राजनीति पर अब माननीय हाई कोर्ट ने तमाचा मारा है। हाई कोर्ट से उनको फटकार मिली है। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में
2011 में 2010 के बाद से जो अल्पसंख्यकों को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए थे, कई जातियों को जारी किए थे, वो सारे के सारे रद्द करने का फैसला सुनाया है। सत्ता संभालते ही ममता जी ने वोट बैंक की राजनीति की और ओबीसी सर्टिफिकेट बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं तक के बना दिए गए। 118 जातियों को ओबीसी श्रेणी में डाला और बिना किसी नियम का पालन करते हुए अल्पसंख्यकों को भी ओबीसी के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। देश में लोकसभा चुनाव का परिणाम आने से पहले दिग्गजों द्वारा अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा किया जा रहा है। अब राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। इस दौरान उन्होंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी का 400 पार करना रहा उनका अहंकार है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लोग पसंद कर रहे हैं और जो माहौल पूरे देश में बन चुका है, बदलाव का माहौल बना है और कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। भारी बहुमत के साथ हम लोग न सिर्फ लुधियाना में कि पूरे पंजाब में चुनाव जीत कर जाएंगे। मोदी जी कल आ रहे हैं, किसानों ने विरोध करने का भी ऐलान किया है, क्या समझते हैं? नहीं, किसान, नौजवान, मध्यम वर्ग सब भाजपा के विरोध में है। कई क्षेत्रों में तो भाजपा के उम्मीदवारों को लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो नीति बनी है, किसानों का शोषण किया है, गोलियां चलाई हैं, मुकदमे करे हैं, उनको गिरफ्तार किया है और उनके साथ उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया है। और ये जो केंद्र की सरकार है, ये शुद्ध रूप से किसान विरोधी सरकार रही है। 10 साल का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, किसानों के खिलाफ काम किया है। स्वाभाविक रूप से किसान आज नाराज है और अपना जो उनको जो कहना है वो मतपेटी के माध्यम से कहेंगे और मुझे लग रहा है कि पूरा जो झुकाव है कांग्रेस के पक्ष में। ताइवान में नए राष्ट्रपति लाई चिंगते की शपथ लेने के बाद भी संसद का हंगामा खत्म नहीं हो रहा है। देश की संसद में शुक्रवार को भी सांसदों के बीच जमकर लड़ाई हुई थी। इस दौरान लात गुस्से भी चले थे। एक सांसद तो सदन से बिल के दस्तावेज लेकर ही भाग गया था, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ। अब एक बार फिर करीब 3000 प्रदर्शनकारियों ने संसद का घेराव कर प्रस्तावित संसदीय सुधार कानून की निंदा कर हंगामा किया है। जब विपक्षी सांसद विधेयक पर बहस कर रहे थे, तब बाहर प्रदर्शनकारियों ने इसे चीन के साथ मिलकर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। दरअसल ताइवान के संसद में एक प्रस्ताव लाया गया है जिसके तहत सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए विपक्षी सांसदों को ज्यादा पावर देने की बात कही गई है। इसके अलावा संसद में झूठा बयान देने पर सरकारी अधिकारियों पर क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। ऐसे विधेयक में मांग है। सत्ताधारी पार्टी इस पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन विपक्ष इसे पास कराने पर अड़ा है। इसे बिल पर वोटिंग से ठीक पहले शुक्रवार को राष्ट्रपति चिंगते की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और चीन समर्थक विपक्ष के कुमिंतांग के लोगों में झड़प हो गई। दौरान एक दूसरे में लात घूसे भी चले। दरअसल सत्ताधारी पार्टी डीपीपी के पास संसद में बहुमत नहीं है, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी केएमटी के पास डीपीपी से ज्यादा सीटें हैं। बहुमत में आने के लिए ताइवान पीपुल्स पार्टी के साथ केएमटी गठबंधन की प्लानिंग में है। बहुमत होने की वजह से विपक्षी पार्टी संसद में अपने सदस्यों को सरकार के ऊपर नजर बनाए रखने के लिए और ज्यादा पावर दिलवाना चाहती है। डीपीपी का आरोप है कि विपक्ष संसद में जबरदस्ती बिल पास करवाने की कोशिश कर रहा है, जो संविधान का उल्लंघन है। डीपीपी के सांसदों का कहना है कि पहले बिल पर चर्चा करवाई जानी चाहिए। वही विपक्ष का आरोप है कि डीपीपी इस बिल को पास नहीं होने देना चाहती है ताकि वह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सके, इसलिए ही संसद में ये हंगामा हो रहा है। हिंदी समाचार में बस इतना ही। मुझे दी इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।